Hello class 9th. Today we are going to study chapter 5 of civics, working of institutions. I have already sent you question and answers. Now when you will go through this video, you will understand the lesson very clearly. तो institutions, ये जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, इसमें बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या हमारी जुडिशरी है, हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है। इन सभी की वर्किंग इस लेसन में बताई गई है, बहुत शॉर्ट में बताई गई है। इट इज़ अ ब्रीफ explanation in this lesson so that you may get some idea. तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हाउ मेजर पॉलिसी डिसीजन इज़ टेकन, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा कि धारा 370 या आर्टिकल 370 है ना, उसको हटाया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था। हाउ वाज इट टेकन? तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर ये कैसे लिया जाता है। तो स्टार्टिंग है लेसन की, अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वाज एन ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, सभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरह इसमें क्या था, एक नंबर था जिसको कहते हैं OM नंबर, और एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है और डेट डाली है उसकी 13 अगस्त 1990। The joint officer in the joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, है ना, बहुत barely 1 पेज का था। और आपको ये नीचे बिल्कुल ये जो है जिसमें ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये ऑर्डर जो अभी हमने आपको बताया कि ये ऑर्डर नंबर है ना, वो देखो ये है ना। तो ये बड़ा शॉर्ट था, करीब 1 पेज का, और एक ऑर्डिनरी सर्कुलर या नोटिस जैसा दिखता था। गवर्नमेंट इशूज़ hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy. ये बड़ा important था और ये विवादों से घिरा रहा काफ़ी सालों तक। Let us see how the decision was taken and what happened later. तो चलो देखते हैं कि डिसीजन कैसे हुआ और क्या होता है डिसीजन में। The order announced a major policy decision. It said 27% of the vacancies in civil posts and services. तो ये है यहाँ से ऑर्डर, यहाँ से क्या उसने कहा कि 27% of the vacancies in civil posts and services in the government of India are reserved for socially and educationally backward classes, SEBC। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से ये ऑर्डर में ये लिखा था। SEBC क्या है? मतलब वही बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम लोग कहते हैं, है ना। और इसमें क्या था, बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट। तो अब तक रिजर्वेशन केवल शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता था। अब एक नई थर्ड कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। द ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स, अदर्स कुड नॉट कम्पीट दीज जॉब्स। द डिसीजन मेकर्स, तो आखिर ये किसने डिसीजन लिया? इतना बड़ा डिसीजन, ये बिल्कुल क्लियर था कि एक आदमी ने जिसने साइन किया उसने तो लिया नहीं होगा। Officers were merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, of which the department was a part.
we can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country, है ना. तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, है ना. फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड actually exercises most of the decisions in the cabinet meetings. Parliament consists of 2 houses. तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है. पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेज हैं होते हैं, लोकसभा राज्यसभा. प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. तो दिस है ना. तो ये सभी पीपल जो थे वो इन्वॉल्व थे इस डिसीजन मेकिंग में. कैसे, देखो, ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. तो ये बहुत लंबी चेन थी इवेंट्स की, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड SEBC क्लास कमीशन इन 1789. तो 1789 से इसकी शुरुआत हुई. इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल, इसीलिए इसको पॉपुलरली कहा जाता था मंडल कमीशन. तो इससे मंडल कमीशन से कहा गया था कि डिटर्मिन करो, एक क्राइटेरिया सेट करो टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, और स्टेप्स बताओ कि जिससे उनका जीवन में कुछ एडवांसमेंट हो. तो जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी. 1979 में ये मंडल कमीशन सेट हुआ था. उसने 1980 में रिपोर्ट दी, मेड मैनी रिकमेंडेशंस, और उसमें से एक क्या था कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. बहुत सालों तक, सेवरल ईयर्स तक, मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशंस रिकमेंडेशंस. तब 10 साल बाद 1989 में क्या हुआ, इलेक्शंस आए और जनता दल का इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये लोगों से प्रॉमिस कर दिया कि अगर वो जीत गए तो वो पहला काम यही करेंगे कि जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, ये जो डिसाइड हुआ है कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो SEBC के लिए रिज़र्व होंगी, ये वो लागू कर देंगे. उन्होंने सब यही अपना रिकमेंडेशन किया. तो लीडर जो थे इस पार्टी के, जनता दल के, वो थे VP सिंह और वो प्राइम मिनिस्टर बने. बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई आफ्टर दैट, बट सबसे पहला काम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या किया, उन्होंने ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था इसको यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको पेश कर दिया और लागू कर दिया. तो कैसे हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. उन्होंने गवर्नमेंट इंटेंशन का अनाउंस किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और कहा कि ये हम रिकमेंड करते हैं मंडल कमीशन को. फिर 6 अगस्त को 1990 में यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन. उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया और कहा कि यूनियन कैबिनेट के ने कि इसको लागू किया जाए. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर VP सिंह उसने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज टेकन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. फिर वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने ड्राफ्ट किया एक ऑर्डर विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक मिनिस्टर्स अप्रूवल. एक मिनिस्टर को दिखाया, अप्रूवल लिया, और जो एक ऑफिसर ने उसको साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. दिस इज़ हाउ जो ये एक मेमोरेंडम जो है वो तैयार होता है ना. ऑर्डर नंबर 36,012/31/90 है ना. ये was born on 13 August 1990. ठीक, for next few months this was most hotly debated issue in the country. तो बहुत ज़्यादा हर जगह इसके पीछे वायलेंस हुआ, तोड़ फोड़ हुई, झगड़े हुए, है ना. गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए, है ना, क्योंकि कुछ लोग इसके समर्थन में थे इस ऑर्डर के और कुछ लोग इसके विरोध में थे.
जो समर्थन में थे वो ज़्यादा करके BCs थे। क्यों? क्योंकि उनको 27% रिजर्वेशन मिल रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो इस रिजर्वेशन से जिनको लाभ नहीं मिल रहा था वो इसके अगेंस्ट थे, जैसे जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी कह रही थी कि हमें तो कहीं रिजर्वेशन मिला नहीं है, अब हमारे बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, है ना। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए और फिर काउंटर प्रोटेस्ट हुए, कहीं कहीं बहुत वायलेंस भी हो गया। ठीक है, क्यों इतना वायलेंस हुआ? क्योंकि इस डिसीजन ने थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पर असर डाला था। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोग कहते थे कि इतनी इनइक्वालिटीज़ हुई हैं सदियों से, है ना, ऊंच नीच हुआ है, इसीलिए जॉब रिजर्वेशन ज़रूरी है। इससे, और वो कह रहे थे कि इससे फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोज कम्युनिटीज़ को who so far had not adequately been represented in the government employment। दूसरे लोग जो जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था वो कह रहे थे कि ये बड़ा अनफेयर है, इट वुड डिनाई इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग्स। तो कुछ कह रहे थे इससे कास्ट फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बाहर आएंगी। आखिर इस डिस्प्यूट को, है ना, आखिर इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व किसने किया? हु रिज़ॉल्व दिस डिस्प्यूट? ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो वो है, जो सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे यहाँ वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहले लोअर कोर्ट्स में कोई भी मामला जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ गया, वहाँ अपील हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लोगों की जो अपील थी उसको एक जगह बंच किया, और ये जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया। किसी भी केस का एक नाम होता है, तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को यही कहा गया। 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दी दोनों तरफ की, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला सुनाया कि ये जो ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैलिड है, ये ठीक है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करा जाए, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए ओरिजिनल ऑर्डर में, और कहा कि जो वेल टू डू पर्सनस हैं, मतलब ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उनको इसमें से उनको इसका बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन सितंबर 8, 1993। डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, मतलब ये झगड़ा था ये फिर ख़त्म हो गया, एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। ठीक है, तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आखिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या होती है? ठीक है, देखो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की इसलिए ज़रूरत होती है कि हमारी मशीनरी चले कैसे ठीक से, है ना, जो हमारा अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशन ये चले कैसे, है ना। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, है ना। तो सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स और एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमसे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए, है ना। फिर गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, कई वेलफेयर स्कीम्स लागू करी जाती हैं। सम पर्सनस हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, है ना। तो ये सब डिसीजंस लेने के लिए और लागू करने के लिए ये इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है हमको। ठीक है, सो गो थ्रू द लेसन वेरी नाइसली। अब जैसे यहाँ पे है
कि जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है और इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेता है ना, ये सबसे पहला है ना। फिर दूसरा क्या है, सिविल सर्वेंट्स वो एक साथ वर्क करते हैं और सेवरल स्टेप्स लेते हैं टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर ऑफन सेटल्ड। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जैसे पार्लियामेंट। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, आखिर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट यहाँ पे बहुत से इन्होंने बताया है, बहुत से पॉइंट्स, है ना, कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, कि यहाँ लॉज बनाए जाते हैं। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेशन इज़ सो क्रूशियल, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दैट दीज असेंबलीज आर ऑफन कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और abolish existing laws and make new ones in their place। ये शायद हमने क्वेश्चन में भी दिया है कि what are the characteristics या why do we need parliament, है ना, ये इस तरह से कोई क्वेश्चन भी दिया है आपको। तो पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर हु रन द गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट के पास कंट्रोल होता है, किसका कंट्रोल होता है, जो लोग रन करते हैं गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर तीसरा क्या है, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल मनी दैट द गवर्नमेंट्स हैव, है ना, जो बजट है वो ये बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाता है। इन मोस्ट कंट्रीज एनी पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। ठीक है, फिर पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज़, यहाँ पे बहुत सी डिबेट्स होती हैं, पब्लिक इश्यूज़ पे डिस्कशन होता है, नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद दो हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है और राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, बट अगेन यू गो थ्रू इट। ठीक है, लोग जो वन हाउस इज़ यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब और द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, है ना, एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और सेकेंड हाउस जो है उसके लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और सब स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि दोनों हाउसेस में से पावरफुल कौन सा है। ऐसा लगता है कि राज्यसभा जो है मोर पावरफुल है, क्यों, क्योंकि ये अपर हाउस कहलाती है, अपर चेम्बर, लेकिन नहीं, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। अब देखो कैसे, लेट अस सी हाउ। एनी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, बट इफ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, फाइनल डिसीजन इज टेकन in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. Lok Sabha exercises more powers in money matters. Once a Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. Lok Sabha may or may not accept these changes. तो अभी तक हम लोगों ने पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में देखा। एक थर्ड और क्यों लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली वन पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स say they have no confidence in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit. Rajya Sabha does not have this power. ठीक है, so children, we have
taken apart only about half the lesson, and we'll continue this lesson in the next video. So thank you for today. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेंगे 5.3. गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस.